गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग सार्क के बारे में पढ़ रहे थे और सार्क के ही संदर्भ में कुछ देशों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। सार्क की अगर स्थापना की बात करें हम लोग, है ना, सार्क की स्थापना की बातें करें तो कब हुई है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? 1985 में सार्क की स्थापना कब हुई है, तो उत्तर क्या होगा? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उत्तर क्या होगा आपका? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है ये। और इसके देशों की बात करें हम लोग, तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय कुल कितने देश इसमें शामिल थे? जब सार्क की स्थापना हुई थी तो कुल देशों की संख्या कितनी थी? जब सार्क की स्थापना हुई है तो कुल देशों की संख्या कितनी थी? 7, है ना। तब उस समय स्थापना के समय तो कुल देशों की संख्या कितनी है? 7 है। वो कौन कौन से देश थे? वो उन्हीं में से एक था भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान, नेपाल और मालदीव। और क्या थे? मालदीव। ये 7 देश यानी इसमें शामिल थे आपके ये, ठीक। बाद में देखिए क्या हुआ कि इसी सार्क को कर मुक्त कर दिया गया था। इसी सार्क को क्या कर दिया गया है? कर मुक्त। तो एक इम्पॉर्टेंट तारीख मिल जाती है कि सार्क को कर मुक्त कब किया गया है। कर मुक्त कब किया गया? तो उत्तर क्या होगा आपका? 2006 को यानी कर मुक्त किया गया था। और इसी के जस्ट बाद 2007 में इसका 8वां जो देश शामिल हुआ था उसी का नाम क्या है? अफ़गानिस्तान है। और वही आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। उसी का नाम क्या है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अफ़गानिस्तान के बारे में, ठीक। अफ़गानिस्तान ये भी पहले भारत उपमहाद्वीप का हिस्सा था, ठीक ना। और अफ़गान और भारत के बीच के युद्ध है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है इसका। और इसकी जो राजधानी बनाई गई काबुल, इसकी राजधानी है क्या है? काबुल, है ना। राजधानी का नाम क्या बताएंगे? काबुल, ठीक। काबुल है जो ये मध्य उत्तर वाला जो पार्ट है यहीं पर आपका ये बसा हुआ है। ये काबुल यहाँ पे बसाया गया है, काबुल को ये। फिर बात आती है कि अफ़गानिस्तान की सीमा क्या किसी समुद्र के साथ लगती है? तो उत्तर क्या होगा? इसकी सीमा किसी समुद्र के साथ नहीं लगती है। अर्थात ये कैसा है आपका? ये लैंड लॉक कंट्री है। ये लैंड लॉक है कंट्री के रूप में ये जाना जाता है ना। तो इसकी सीमा है किसी के साथ यानी टच नहीं कर रही है ये, ठीक। हाँ, ये कभी ना कभी सब भारत के हिस्सा थे, ठीक। अफ़गान भारत के युद्ध भी हुए हैं। तो सीमाओं की बात करें इसकी हम लोग, है ना, किनके किनके साथ इसकी सीमा लग रही है, तो पूरब में थोड़ा सा ये जो पार्ट है यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। ये किसके साथ लग रही है? जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर ये कौन सा पार्ट है?
तो उत्तर क्या होगा आपका? पीओके वाला पोर्शन है ये, है ना, पीओके वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो विवादित चीज़ें आती हैं। क्या भारत स्थल से अफ़गानिस्तान जा सकता है? भारत स्थल से अफ़गानिस्तान जा सकता है? तो उत्तर क्या होगा? नहीं जा पाएगा ये, ठीक है ना। उत्तर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत पीओके को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। अगर इसको जाना भी होगा तो उसको समुद्र मार्ग का रास्ता लेना पड़ेगा और ईरान पहुंचेगा, ईरान से तब जाकर को जा सकता है। वो काफ़ी रास्ता घूमना पड़ेगा वो, ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि काफ़ी एक विवादास्पद यानी यहाँ पे आ जाती है कि अब अगर दे दिया जाए, क्या अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है कि नहीं लगती है? जो सबसे विवादित क्वेश्चन है आपका ये, है ना। तो इस पर अगर एक वर्ड दे दिया जाए उसमें कि राइटली में आधिकारिक तौर पर, ठीक है ना, इस पर है आधिकारिक तौर पे अगर कह दिया जाए तब वहाँ पर क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान और भारत की सीमा नहीं लग रही है, ठीक। वहाँ पर क्या है? क्योंकि पीओके को इलीगल रूप से इसने अपने कब्जे में किया हुआ है, और पीओके वाला जो पोर्शन है इसने 1963 में चीन को भी बेच दिया है, और भारत कुछ कर नहीं पाया उस पर। 1963 में पीओके वाला जो पोर्शन उसने बेच दिया है। और इस तरह से इसी रास्ते से चाइना ने सिल्क रूट का निर्माण किया है ये। और सिल्क रूट यहाँ पे एक आपको बंदरगाह बताया गया था, ग्वादर बंदरगाह। क्या बताया गया था? ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर। और इस तरह से ग्वादर बंदरगाह का विकास चाइना ने किया। तो सिल्क रूट के द्वारा देखिए स्थल से यहाँ से इसको मोड़ लिया है, लिंक कर रहा है। और समुद्र के रास्ते वहाँ से क्या हो रहा है कि ग्वादर बंदरगाह को भी जोड़ दिया है ये। तो इस तरह से देखा जाए कि जो चाइना सार्क को जो घेरने का प्रयास किया है, दोनों ही शक्तियों के द्वारा यानी घेर लिया है। एक है आपका स्थल शक्ति और दूसरा क्या है आपका जल शक्ति। स्थल शक्ति और दूसरा क्या है? जल शक्ति। कौन सा भूगोल वेता है जो कि स्थल शक्ति के बारे में बता रहा है? स्थल शक्ति को मैंने जो नाम देता है कि जो इसकी स्थल पावर सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे शक्तिशाली देश होगा। कौन सा भूगोल वेता था? मैकिंडर बताते हैं। कौन बता रहे हैं? मैकिंडर। और कौन से भूगोल वेता है जो कि जल शक्ति को यानी बता रहे हैं? हाँ, तो एटी महान। और एटी महान के आगे इसी को स्पाइक मैन बताते हैं ये। स्पाइक मैन की जो पुस्तक आ रही है वो कौन सी है? द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। कौन सी पुस्तक है? ज्योग्राफी ऑफ द पीस, भूगोल की शांति। इनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी गई है, दिखाई दे रहा है ना पूरा उसमें, ठीक है ना। तो इनकी जो पुस्तक है स्पाइक मैन की, सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली है ये पुस्तक है ये, ठीक है ना। देखिए पुस्तक का जो लिखने का जो प्रारंभिक कार्य है बन करके तो आपका 1942 में आ रहा है ये, 1942 में।
और 1943 के लास्ट में इनकी डेथ हो जा रही है और 44 में जा हो रहा है इसका, यानी मूल जो संस्करण है वो ज़्यादा प्रकाशित हो रहा है। इसलिए क्वेश्चंस आया है इस पर कि इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई, ठीक है ना। तो उत्तर क्या होगा 1942 में, लेकिन लोकप्रिय कब हुआ 1944 में। दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, 1942 वाला भी आया, 1944 वाला भी, दोनों ही पूछे गए हैं ये, ठीक है ना। हाँ हाँ, प्रकाशित नहीं हुई थी, है ना, उस समय प्रकाशित हो नहीं पाई थी वो, ठीक। और ये जो पुस्तक आती है ये, है ना, जो 1944 में जब ये प्रकाशित होकर के अपनी लोकप्रियता को आ जाती है ये, तो यही पुस्तक है मैकिंडर की पुस्तक का आलोचना बनती है, आलोचक के रूप में है। कौन सी पुस्तक थी वो मैकिंडर की? मैकिंडर की वो कौन सी पुस्तक थी जिसका ज्योग्राफी ऑफ द पीस ने आलोचना किया है? राउंड ऑफ द वर्ल्ड, विनिंग ऑफ द पीस, राउंड ऑफ द वर्ल्ड, विनिंग ऑफ द पीस। दोनों में देखिए एक समानताएं हैं, पीस की दोनों बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यही कन्फ्यूजन करता है आपका, ये जो मेन कन्फ्यूजन यही है, जब पीस वर्ड दे देता है तो वहीं पे कन्फ्यूज हो जाता बच्चा, क्या लगाएं, मैकिंडर लगाएं कि स्पाइकमैन लगाएं। तो जहाँ पे देखिए बार बार ऐसी बात आ रही है कन्फ्यूजन की, उसको इतना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, कि आए तो कन्फ्यूजन कोई डिस्प्यूट इसमें रहे ही ना वो, ठीक है ना। राउंड ऑफ द वर्ल्ड, विनिंग ऑफ द पीस, ठीक। और एक है भूगोलवेता जो कि आपको बताते हैं, जिनके वायु शक्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना। एक है जो कि वायु शक्ति को महान बता रहे हैं कि जिसकी वायु शक्ति सबसे ज़्यादा महान पावरफुल होगी वो सबसे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा। तो उसका क्या नाम था? सेवेरिस्की, ठीक। सेवेरिस्की याद नहीं होता है, कन्फ्यूजन होता है तीनों में, इसी को क्या करिए, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, सेवर, और यहाँ से क्या कर लीजिएगा, स्काई कर लीजिएगा बस। तो स्काई मतलब क्या हो जाएगा, आसमान, वायु शक्ति से रिलेटेड है, ये क्या हो जाएगा, वायु शक्ति से संबंधित हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, और यही देखिए आगे चल करके फिर क्या हो रहा है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, है ना, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों में यहीं से आपका ये आगे चल करके जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल में है, इसी को स्थान दे दिया जाता है ना। 3 प्रकार की सेनाओं का गठन होता है और उसमें सबका अपना अपना महत्व होता है, ये ठीक है, सबका अपना अपना महत्व होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, कोई देश है पर्वत पर है, ठीक है ना। अब ये कहे कि जिसकी स्थल पावर ज़्यादा पावरफुल है और वो कहे कि मैं वहाँ पहुँच करके उसको अटैक कर लूँ, कर सकता है? नहीं कर पाएगा वो। किसी की जल शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो कहे कि मैं वहाँ पे पहुँच करके उस पर अपनी हृदय स्थल यानी बना लूँ, तो पहुँच पाएगा? नहीं। तो वहाँ पे क्या काम आएगा आपका? वायु शक्ति ही यानी काम आएगी। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार तीनों का अपना अपना महत्व है, यानी जहाँ पर जैसी भू क्षेत्र की संरचना होगी वहाँ पे उस प्रकार की यानी पावर का वहाँ पर यूटिलाइज होगा ये। तो किसी एक को कह दिया जाए किसी एक में पावरफुल है तो वो ये नहीं कि वो विश्व विजेता हो गया है वो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम का ये सिद्धांत ये कह रहा है कि किसी का अगर एक पर कमांड है और वो कहे कि मैं विश्व विजेता हूँ, तो उसको आप विश्व विजेता नहीं कह सकते हैं उसको।
गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, है ना, लेकिन ये सब बात आने का मूल कारण क्या है, क्यों यानी हम लोग यहाँ पे स्थल शक्ति, जल शक्ति और वायु शक्ति की वो जिक्र कर रहे हैं। तो याद आता है कि अमेरिका जैसा देश अफ़गानिस्तान पर जब अटैक किया, अमेरिका जैसा देश जब अफ़गानिस्तान पर अटैक किया, और अटैक किसके लिए किया था? तालिबान को नष्ट करने के लिए। याद आ रहा होगा कुछ कुछ। तो किस शक्ति का प्रयोग किया था वो? तो उत्तर क्या होगा आपका? वायु शक्ति का वो प्रयोग किया था वो। यानी तालिबान को नष्ट करने में उसका यानी मूल रूप से वायु शक्ति यानी मूल रूप से है वो आपका योगदान। क्यों? क्योंकि ये आपका लैंडलॉक है कंट्री था। ये कैसा था? ये लैंडलॉक है कंट्री है ये, ठीक। जब देखिए तालिबान का यहाँ पे सफाया हुआ है, तब जा कर के यहाँ पे क्या हुआ? लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। तालिबान का जब सफाया हो रहा है, तब जा कर के यहाँ पे क्या हो रहा है? लोकतंत्र यानी मूल रूप से स्थापित होता है ये, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पे जो राजतंत्र से कैसे लोकतंत्र बना, अमेरिका का सबसे बड़ा इसमें योगदान था ये। फिर बात आती है कि किस प्रकार का ये देश है, हिंदू प्रधान है कि मुस्लिम प्रधान है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मुस्लिम यानी प्रधान देश है ये। कैसा है ये? मुस्लिम प्रधान देश है ये। फिर मुस्लिम में भी दो पार्ट बट गए हैं, एक है शिया और दूसरा क्या है? सुन्नी, है ना। तो उत्तर क्या होगा कि ये शिया प्रधान है कि सुन्नी प्रधान है? ये शिया प्रधान देश है कि सुन्नी प्रधान है? तो उत्तर क्या होगा आपका? ये सुन्नी प्रधान देश है। उत्तर क्या होगा? सुन्नी प्रधान देश होगा। अब बात आती है, देखिए इन सबका क्यों अध्ययन करते हैं हम लोग भूगोल में? क्योंकि भूगोल में हम लोग क्या एक चीज़ की बात करते हैं हमेशा, इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एक दूसरे का अंता संबंध की बात करते हैं, ठीक, जाने ना, ठीक। तो एक दूसरे के अंता संबंध की बात कर रहे हैं। अब अंता संबंध में बात करें हम लोग, भारत में जैसे किस प्रकार के मुस्लिम हैं? तो उत्तर क्या होगा? सुन्नी समुदाय की अधिकता है। तो इस तरह से अफ़गान और भारत के बीच में यानी अंता संबंध है काफ़ी ज़्यादा है ये, ठीक। और इसके अलावा देखें कि यहाँ का भूभाग कैसा है, यहाँ का भूभाग कैसा है? तो पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र आपको, है ना। मानचित्र में देखिएगा आप लोग इस तरह से, ये अफ़गानिस्तान देखिए इस तरह से, ये आपका अफ़गानिस्तान बिल्कुल डार्क ब्राउन है आपका। ये कैसा है? डार्क ब्राउन है। मतलब यहाँ का जो भू क्षेत्र है पूरा का पूरा पर्वतीय है ये, है ना। यहाँ का पूरा क्षेत्र कैसा है? पर्वतीय है ये। मैदानी क्षेत्र है ही नहीं यहाँ पे, मैदानी क्षेत्र यहाँ पर है ही नहीं, थोड़ा बहुत है भी है जो भी है, ठीक। और प्राचीन समय के अगर व्यापार की बात करें हम लोग, तो यहाँ के लोग हैं एक व्यापार करते थे, घोड़ों का व्यापार। किसका करते थे? घोड़े का व्यापार काफ़ी आज भी यानी देखा जाए तो यहाँ के जो अच्छे क्वालिटी के घोड़े हैं वो अफ़गान में ही मिलते हैं आपको। यहाँ पे अच्छे किस्म के जो घोड़े हैं कहाँ हैं? अफ़गान में मिलते हैं। काबुल, तो काबुल से देखें काबुली चना, काबुली चना इसका यानी मूल रूप से उत्पादन है। तो चना है ये घोड़ों का प्रमुख आहार होता है, तो उनके लिए देखिए एक अच्छी क्लाइमेट मिल जा रही है ये, ठीक है ना। हाँ ठीक। अब यहाँ पे है इस तरह से शुष्क प्रदेश है, ठीक। और चना आपके लिए है वर्षा अधिक नहीं होना चाहिए, शुष्क प्रदेश ही यानी हो, ठीक। और शीत ऋतु की प्रधानता होनी चाहिए ना, तो वहाँ पर अपना ये मिल जाती क्लाइमेट इसको, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे काबुली चना, घोड़े का काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पाए जाना। और फसलों की बात करें कि किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है,
तो उत्तर क्या होगा? विश्व का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यही आपका अफगानिस्तान है। अफीम, अपने उत्तर प्रदेश में अगर अफीम की बात करें तो अफीम की खेती कहाँ पे हो रही है? गाजीपुर वाराणसी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे होता है। अफीम हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? देखिए, अब उसका सेंस है किस रूप में लें। हल्की फुल्की मात्रा तो फ़ायदा है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तब वो क्या होगा? हानिकारक है ये। जैसे थोड़ी बहुत जो मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं वहाँ पर इसका हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे पैरासीटामॉल है ना। तो जितने भी दर्द निवारक दवाइयाँ हैं वहाँ पे अफीम का यानी प्रयोग कर देते हैं हम लोग। या ये कह सकते हैं कि जो दवा शरीर को सुस्त रखती है उसमें कहीं ना कहीं अफीम यानी ज़रूर मिला रहता है। तो इस तरह से हम लोग भी क्या है, प्रत्यक्ष तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अफीम का सेवन ज़रूर करते हैं। ठीक ना। तो हर चीज़ को जानना ज़रूरी है कि अफीम एक है इस तरह से यहाँ पे खाद्यान्न का सबसे मूल रूप से यानी जो है विश्व का सबसे ज़्यादा यानी यहाँ पे एक अफीम यानी अफीम निर्यात में सबसे ज़्यादा आपका ये नंबर 1 पे आपका ये आता है ये। ठीक। बामियान प्रदेश यहाँ का जो बहुत फेमस में है, बामियान। किसकी मूर्ति है? बामियान प्रदेश में किसकी मूर्ति है ये? महात्मा बुद्ध की है। किसकी है? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की यहाँ पे मूर्ति है। ठीक, तो नोट कर लेते हैं इसके बारे में मुख्य रूप से। ठीक, लिखिएगा। अफगानिस्तान, हेडिंग डालिएगा अफगानिस्तान, लिखिएगा। 2006 में जब सार्क को कर मुक्त किया गया, सार्क को कर मुक्त किया गया, सार्क को कर मुक्त किया गया, तो 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश बना। अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश बना। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके पूरब में जम्मू कश्मीर ब्रैकेट में लिखा POK, जम्मू कश्मीर ब्रैकेट में POK, तथा पाकिस्तान स्थित है। पश्चिम में ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान, ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं लगती हैं। उत्तर में उज्बेकिस्तान
तथा तजाकिस्तान की सीमा लगती है। की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंडरलाइन करेगा, हिंदुकुश पर्वत हिंदुकुश पर्वत स्थित है। हिंदुकुश पर्वत स्थित हैं। अफगानिस्तान का अधिकांश भाग पर्वतीय व पठारीय है। पर्वतीय व पठारीय हैं। हैं? अभी वैसा तो नहीं, पर्वतीय व पठारीय हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का आधिपत्य था। अमेरिका ने सेवेरेस्की के वायु शक्ति के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए वायु शक्ति का प्रयोग करते हुए तालिबान की समाप्ति की तथा इसे लोकतांत्रिक देश बनाने में मदद की। अफगानिस्तान के जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है, जहाँ पर सुन्नी संप्रदाय की अधिकता है। प्राचीन समय में अफगानिस्तान से घोड़ों का व्यापार अधिक मात्रा में होता था। इसी के परिणामतः अंडरलाइन करेगा अश्व अक्षांश कितने से कितने होता है? हाँ, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के
35 डिग्री नॉर्थ, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ अस्तित्व में आया। वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान विश्व का लगभग 92%, विश्व का लगभग 92% अफीम का उत्पादन अकेले करता है। अकेले करता है। अकेले करता है। इस प्रकार अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था का मूल आधार अफीम की खेती है। अफीम की खेती है। अफीम की खेती है। अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था का मूल आधार अफ़गानिस्तान की खेती है। अफीम की खेती है। अफ़गानिस्तान का अंडरलाइन करेगा बामियान प्रदेश महात्मा बुद्ध के विशालकाय मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ईरान में स्थित अंडरलाइन के लेगा चाबहार। ईरान में स्थित है चाबहार। बंदरगाह के माध्यम से ही भारत अफ़गानिस्तान में प्रवेश कर सकता है। स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप।